हेलो 10th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन में कुछ अनोखा, कुछ नया, कुछ बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के ऐसे क्वेश्चंस जो आपके यूनिट टेस्ट, आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और आपके बोर्ड्स एग्जाम तक आपको ये क्वेश्चन दिख सकते हैं। बहुत बेसिक तरीके से पूरा कॉन्सेप्चुअली आपको मैं हर एक क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस सीरीज के अंदर। तो अच्छे से इस सेशन को जरूर जरूर देखना और अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। तो शुरू करते हैं इस सेशन को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या करने वाले हो उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिया, सिंपल सा है कि बोट है, बोट मतलब नाव। एक नाव है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्लो कर रही है। अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, सब समझेंगे आगे जाके, बेहतरीन ढंग से समझेंगे, बस अभी समझो। और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है और ये काम करने में उसको 6 घंटा लग रहा है। एंड ये हो जाता है इस क्वेश्चन का केस वन, सिनारियो वन जिसको आप बोल सकते हो। सिचुएशन टू में क्या हो रहा है, सिचुएशन टू में वही सेम बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्लो कर रही है और वही सेम बोट 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्लो कर रही है। उसको टाइम कितना लग रहा है, 13 आवर्स का टाइम लग रहा है। और इसको आप बोल सकते हो केस टू। केस वन और केस टू का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन बना के आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ बोट इन वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, पानी का स्पीड कितना था, और स्पीड ऑफ बोट, बोट का स्पीड कितना था। चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। देखो हमने एक बोट ले लिया है, क्लियर है, और बोट के नीचे पानी है। पहले वाले केस में आप देख रहे हो बोट मूव कर रही है लेकिन पानी जगह पे ही रुका हुआ, मतलब पानी स्टिल है, रुका हुआ पानी है और उसमें बोट मूव कर रही है। तो यहाँ पे इस केस में बोट का जो स्पीड हम मान के लगते हैं x किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब क्या, रुके हुए पानी में हमने मान लिया कि बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। सही सही है। अब देखते हैं, अब पानी का स्पीड मान लेते हैं कि अभी हमने एक ऐसा वाटर लिया है जो वाटर खुद भी फ्लो कर रहा है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसा तालाब है तो तालाब में पानी एक जगह रुका रहता है, लेकिन जैसे नदी है तो नदी में पानी फ्लो कर सकता है। तो नदी, मान लो नदी ले लिया और नदी का पानी, रिवर का पानी फ्लो कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। तो हमने क्या सीखा कि रुके हुए पानी में बोट का स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। और दूसरे केस में एक नदी इमेजिन किया, जो नदी का पानी का स्पीड कितना है, y किलोमीटर पर आवर। ये समझा। अब क्या कर रहे हैं, जो बोट रुके हुए पानी में तैर रही थी, अब उसको उठा के हम लोग कहां पे लेके आने वाले हैं, नदी के अंदर लेके आने वाले हैं, जहां पे नदी भी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। तो सिनारियो देखो अच्छे से, केस वन हम पढ़ रहे हैं ना, हम लोग केस वन की बात कर रहे हैं। अब केस वन में क्या हुआ, जो बोट है जिसका स्पीड x आपको दिख रहा है, वो तैर रही है कौन से पानी में, जिस पानी का स्पीड y पहले से है। यहां तक समझा, जिस पानी का स्पीड कितना है, y, वो पहले से है, उसमें बोट तैर रही है कितने स्पीड से, x स्पीड से। पहली बात समझो। अब दूसरा देखो, यहाँ पे अच्छे से देखोगे आप डायग्राम को, फिगर को अच्छे से देखो। जिस तरफ बोट जा रही है, जिस तरफ बोट क्या कर रही है, जिस तरफ बोट मूव कर रही है उसी तरफ हमारा पानी भी मूव कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो, बोट ऐसे गई, पानी भी उसके साथ जा रहा है, नीचे देखो पानी भी उसके साथ जा रहा है। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम फ्लो। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में बोट का मोशन है उसी डायरेक्शन में किसका मोशन है, वाटर का मोशन है। इस ऐसे फ्लो को अपन बोलते हैं डाउन स्ट्रीम फ्लो। बात समझ में आया। तो इस केस में आप देख पा रहे हो कि जैसे बोट तैरेगी वैसे पानी भी नीचे से मूव करेगा, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा क्योंकि पानी एक तरीके से बोट को हेल्प कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हम बोलेंगे स्पीड इन द डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। दोनों का स्पीड क्या हो गया, ऐड हो गया। वाटर का स्पीड मतलब रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड ऐड हो गया। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है, इतना ध्यान रखना। यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन में। केस वन में ये वाला आ रहा था, देखो केस वन में ये वाला हिस्सा था, बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वाला। ये देखो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम पे फोकस करो। अब मैं अगर आपको नॉर्मली स्पीड का फॉर्मूला बताता हूं तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिख रहा है आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं पूछूं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूं तो डिस्टेंस को ऊपर भेज सकता हूं और स्पीड को डिनोमिनेटर में भेज सकता हूं। छोटा सा मैंने चेंज किया फॉर्मूले में। अब मुझे बताओ, जब बोट डाउन स्ट्रीम फ्लो कर रही है तो कितना किलोमीटर वो कवर कर रही है, वो कर रही है 24 किलोमीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो कितना किलोमीटर कवर कर रही है, 24। और ये 24 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना स्पीड मिला, x प्लस वाई स्पीड।
क्योंकि यहाँ पे बोट की स्पीड x तो है, लेकिन पानी की स्पीड y बोट को आगे जाने में मदद कर रही है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कि बोट को 24 किलोमीटर में 24 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए x प्लस वाई स्पीड ने हेल्प किया। तो वी हैव टू डिवाइड बाय द x प्लस वाई। तो ये कैसा लिखा है, टाइम डाउनस्ट्रीम केस वन, कितना टाइम लगा डाउनस्ट्रीम जाने में केस वन के अंदर। अभी तक हम लोग केस वन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से मैं टाइम के बारे में आपको बात कर रहा हूं। अब सेम सिनारियो हम लोग उल्टा सोच के देखते हैं। केस वन ही चालू है, केस वन में अपस्ट्रीम की बात करेंगे। अब देखो पानी कहां जा रहा है, पानी जा रहा है इधर, बोट कहां जा रही है इधर, देखो अच्छे से, पानी कहां जा रहा है इधर, बोट किधर जा रही है उल्टा। तो आपको पता है कि जब हम लोग पानी के उल्टे दिशा में, उल्टे डायरेक्शन में स्विमिंग करते हैं तो पानी हमें पीछे धकेलता है। एक तरीके से पानी हमारी स्पीड को कम कर देता है, पानी हमारी स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अपस्ट्रीम के अंदर, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अपस्ट्रीम लिखना चाहिए, अपस्ट्रीम, ठीक है ना। अपस्ट्रीम के अंदर बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, अपस्ट्रीम के अंदर बोट का स्पीड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x माइनस वाई। अपस्ट्रीम के अंदर बोट का स्पीड कम हो जाएगा ना, तो x माइनस वाई हो जाएगा। इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आप देखो कितना किलोमीटर अपस्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है, 16 किलोमीटर, अच्छे से देखना। तो सेम स्पीड का फॉर्मूला, टाइम को अरेंज किया। अपस्ट्रीम के अंदर केस वन में बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, 16 किलोमीटर, और कितना टाइम कितने स्पीड से, x माइनस वाई स्पीड से। ये हमें मिल गया केस वन में एक दूसरा फॉर्मूला, केस वन का इस्तेमाल करके हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने डाउनस्ट्रीम का भी काम कर दिया, हमने अपस्ट्रीम का भी काम कर दिया। अच्छे से समझते, केस वन में, अपस्ट्रीम में वन में 16 अपॉन एक्स माइनस वाई आया था, केस वन में डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना आया था, 24 अपॉन एक्स प्लस वाई आया था, सही बात है। अब अगर मैं दोनों टाइमिंग को ऐड करता हूं, मतलब अपस्ट्रीम का टाइमिंग और डाउनस्ट्रीम का टाइमिंग, तो ये मिल जाएगा हमें। सेम जो वैल्यू था मैंने पुट कर दिया, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और इसका जो वैल्यू था वो यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हम दोनों का प्लस कर रहे हैं। यहाँ तक समझा। अगर आप क्वेश्चन में वापस जाते हो तो ये दोनों काम करने में कितना टाइम लगा, 6 आवर का टाइम लगा। कितना टाइम लगा, 6 आवर का। तो अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम अगर मैं प्लस करता हूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 आवर। और वो दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएगा, 16 अपॉन एक्स माइनस वाई, 16 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलता है केस वन को सॉल्व करने के बाद, सही है। अब हम बात करेंगे केस टू की। अब जैसा हमने केस वन में किया था कि डाउनस्ट्रीम के अंदर हमने स्पीड को क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था, अपस्ट्रीम के अंदर हमने स्पीड को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था। तो देखो इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। और टोटल कितना टाइम लगा, 13 आवर्स का। पहले लगा था 6 आवर का, अब लग रहा 13 आवर्स का। तो 13 इज इक्वल टू 36 अपॉन अपस्ट्रीम वाला स्पीड, 48 अपॉन डाउनस्ट्रीम वाला स्पीड। सेम जैसे हमने पहला इक्वेशन क्रिएट किया उसी तरीके से हम दूसरा इक्वेशन क्रिएट किए, ठीक है। अब आ गए हम लोग वापस क्वेश्चन पे। तो केस वन में हमें ये इक्वेशन मिला और केस टू के अंदर हमने ये इक्वेशन मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को रिप्लेस कर देंगे m से, और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग n से। तो ये वाला इक्वेशन आपका बन जाएगा 16m प्लस 24n, सही है। और ये वाला इक्वेशन आपका बन जाएगा यहाँ पे 13 इज इक्वल टू 36m प्लस 48n, सिंपल, और कुछ नहीं। यहाँ पे आई होप सो आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आ रहा होगा, ठीक है। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आपको 1/4 मिलेगा और n का वैल्यू आपको 1/12 मिलेगा। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना मुझे लगता है अभी 10th स्टैंडर्ड के हर एक स्टूडेंट को आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बहुत सारे वीडियोस की, जिसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अब मुझे बताओ m का मतलब क्या था, m का मतलब था ये 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा 1/4 के बराबर। और n का मतलब क्या था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब मैं सिंपली इसको 3 नाम देता हूँ, उसको 4 नाम देता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा कि इन दोनों को आप ऐड कर लो। तो मैं बोलूंगा कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, 4 है और इक्वेशन 4 देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, दैट इज 12, सही है। इसको ऐड करेंगे तो y y कट हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर
ये हो गई हमारे बोट की स्पीड जिसको हमने x एज्यूम किया था। उसी तरीके से y का वैल्यू पुट करने निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं बोलूंगा पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 4। तो आप इक्वेशन 4 को देख पा रहे हो, जहां पे x का वैल्यू आपको पुट कर देना है 8, माइनस करोगे तो यहां से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 4, बराबर। तो ये हमारे रिवर का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान रखना, इस तरीके से इस क्वेश्चन को खूबसूरती से समझना जरूरी है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड को ऐड करना है, अप स्ट्रीम में स्पीड को माइनस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक ग्राफ बनाना है जिसका इक्वेशन ये है, बराबर। और आपको बोला है कि y की वैल्यू फाइंड करो जब x का वैल्यू कितना है 1। तो क्या करेंगे भाई, x के जगह पे 1 पुट कर देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे अभी पुट करने वाले हैं कितना 1, ठीक है ना। तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, क्लियर है। प्लस 5y इज इक्वल टू 9, क्लियर। अब इस 4 को हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे तो 5y इज इक्वल टू 9 और 4 हमारा इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा अपना -4। तो 9 में से 4 गया तो ये 5 हो जाएगा और इधर 5y लिखा हुआ है। तो y को डिवाइड 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो इतना सिंपल है। x का वैल्यू कितना था, ओके। यहाँ पे एक गड़बड़ की है मैंने, क्या गड़बड़ की पता है आपको, जिसमें 19 था, देखो कभी कभी आपसे भी हो सकता है, ठीक है। ये 19 को मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली 15 आएगा। तो 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसी गलती आपसे भी हो सकती है, सतर्क रहे, सावधान रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनसे भी ऐसी गलती ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यार ऑप्शन चूज करने बोला था क्या, अरे यार हमने तो ऑप्शन चूज करने से पहले आंसर निकाल दिया भाई। 3 कितना आया, 3। बोलो जय महाकाल की, ठीक। इस पे एक सवाल दूं मैं आपको, कमेंट करके बताऊंगा आंसर, ठीक है। चलो मैं एक इक्वेशन देता हूं आपको, 3x प्लस 8y बराबर 3x प्लस 8y। सेम क्वेश्चन में कुछ बदलाव नहीं करना आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ले लेना है, लेट्स से हम ले लेते हैं 19। कितना ले लेना है आपको, 19 सही रहेगा क्या, 19, हाँ 19 सही है। चलो 19 ले लेते हैं, बराबर 19 ही लेते हैं। और अब आपको इसका आंसर मुझे बताना कि y का वैल्यू क्या आएगा। ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या पुट करोगे, x का वैल्यू 1 जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही पुट करना है। और कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ भैया y का वैल्यू क्या आएगा। देखते हो कितने लोग बच्चे, ऐसा चैलेंज नंबर 1, कितने लोग देखता हूं मैं एक्टिव है, ठीक है। कमेंट करते हो अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है मैंने पढ़ाया, अप्लाई किया, आपने आंसर निकाला, ठीक है। लेट्स वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकालने बोला है, x निकालने बोला है। x तो हमें पता है dx अपॉन d किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो dx का वैल्यू कितना दे रखा है 49 और d का वैल्यू कितना दे रखा है 7। तो 49 डिवाइड बाय 7 कितना हो जाएगा 7। तो आई होप सो ये भी आंसर हमें मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है कि आपको यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन दे रखे, लुक एट दिस। 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी है और बोला है कि an इज नॉट इक्वल्स टू bm, an is not equals to bm, then these simultaneous equations have, देखो मैं सिंपल सा बताता हूँ, ax plus by is equals to c और mx plus ny is equals to d। आपको समझना, ये a दिख रहा है, यस। तो a और m दिखा आपको तो मैंने a अपॉन m लिख दिया, और b अपॉन n दिखा तो मैंने यहाँ पे b अपॉन n लिख दिया। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है नो सॉल्यूशन। जब ये रेशियो दोनों सेम होते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है नो सॉल्यूशन। थोड़ा इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, देखो इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ an और इसको मैं यहाँ भेजता हूँ bm। ऐसे केस में आंसर कितना आता है, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब दो लाइन कैसी हो, दो लाइन पैरेलल हो। आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो लाइन कैसी हो, दो लाइन पैरेलल हो, तब ऐसा होता है an किसके बराबर हो जाता है, bm के बराबर। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से तो भाई an क्या है, bm के बराबर है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो ऐसे केस पे हमें ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन मिलता है। कितना मिलता है, वापस बोलो मेरे पीछे, ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। मतलब क्या, ऐसे केस में दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट करके जाती है, तब ऐसा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा हमारा यहाँ पे कवर। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको x का वैल्यू दिया रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे y का वैल्यू लिखना है। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते, 3 x का वैल्यू कितना दे रखा है -5, y का वैल्यू हमें पता करना है। तो ये -10 हो जाएगा, बराबर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3 हो जाएगा। ये -10 इक्वल टू किधर आके हो जाएगा +10, -6y इज इक्वल टू
तो ये 13 हो गया। देखो सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ, देखो -5 पुट किया, -10 प्लस 13, ओके। ये -6y आ गया और इधर ये इक्वल टू आ गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 13 अपॉन -6 आप यहाँ पे छोड़ोगे तो भी चलेगा, पॉइंट में निकालोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू -5 लिया तो y का वैल्यू आ गया आपको 13/6, माइनस 13/6, ठीक है ना। y का वैल्यू कितना आ गया? -13/6। तो आपको यहाँ पे पुट करना है, तो x का वैल्यू -5, y का वैल्यू -13/6। इसी तरीके से y का वैल्यू 0 दिया है और आप कमेंट करके बताओ कि x का वैल्यू कितना आएगा। बहुत सिंपल है भाई, y के जगह पे 0 डालना है, y की जगह पे कितना डालना है? 0 डालना है, और सामने मुझे दिख रहा है x का वैल्यू कितना है। तो चैलेंज नंबर 2 जिसमें आपको x का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो ये पूरा सेशन आई होप सो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करना। हर चीज मैंने आपको बेसिक से बताई है, और ऑब्वियसली हर चीज को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, आगे जाके 11 12 में आपको बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। कीप एक्सप्लोरिंग, नई नई चीजें सीखते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।